But once again, very warm welcome to all of you in BC Online Educational Support. आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे, राइट? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप के हैं, राइट? देखो, जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो पहला तो टाइप से पहले हम एक बार सोचें जरा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम बोलेंगे किसे, ठीक है? देखो, सिंपल सी चीज है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, राइट, और एटम जिसको हम यहां Lg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? Lg स्टैंड फॉर लिविंग ग्रुप। Lg किसके लिए है? लिविंग ग्रुप, जो यहां से निकलेगा, ठीक है? अब इस लिविंग ग्रुप को कोई दूसरा एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, जिसको हम यहां पर न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, ठीक है बेटा? या सिंपल सी चीज है, हम यहां पर इसको एक कॉमन वर्ड दे रहे हैं। लेट अस सपोज हमने इसको बी कर दिया, ठीक है? अब अगर ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम लिविंग ग्रुप को यहां से रिप्लेस कर दे तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? प्लस लिविंग ग्रुप, ठीक है बेटे? तो इस टाइप का जो भी रिएक्शन है, अगर हमें इसे लिखना हो तो हम क्या बोलेंगे? दोज रिएक्शंस in which any atom or group of atom is replaced by another atom or group of atom, ठीक है? कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बेटे? अब थोड़ा सा हम अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखो, ये जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम इस दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है? यहां पर ये रिप्लेस करने वाला जो एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है या आयन है, व्हाटएवर जो कुछ भी है, ये क्या हो सकता है? ठीक, जो यहां पर मैंने अभी लिखा है, मैंने बी के ऊपर नेगेटिव लिखा है, राइट? दैट मीन्स कि ये नेगेटिव चार्ज आयन है, राइट? और नेगेटिव चार्ज आयन क्या होते हैं बेटा? दे आइदर एक्ट्स एज बेस और एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेस और न्यूक्लियोफाइल में, जनरली उसे कॉमन बोल देते हैं, लेकिन नहीं बेटे, आप हमेशा ध्यान देना कि जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आप बात करोगे ना, तो वहां पर आप बेस न बोल के न्यूक्लियोफाइल टर्म यूज करोगे, राइट? क्या टर्म यूज करोगे? न्यूक्लियोफाइल। यहां पर ये जो ग्रुप होगा ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा, और हमारा जो लिविंग ग्रुप होगा वो भी एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट? तो हम बोलेंगे कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या ये रिप्लेस करने वाला सिर्फ न्यूक्लियोफाइल हो सकता है?
नहीं बेटे, ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो लिविंग ग्रुप भी हमारा एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल होगा, और अगर ये जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा तो लिविंग ग्रुप भी एक पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ कि रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है या रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है, अगर उसके बेसिस पर हम बात करें तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? पहला क्या होगा? पहले को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? और दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर बेटे? अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुप रिप्लेस होगा वो एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो रिप्लेस कर रहा है वो भी एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर? तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोले आर एक्स, ठीक है, तो यहां पर जो ये एक्स होगा ये क्या होगा बेटा? ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा, लिविंग ग्रुप, ठीक है। और प्लस हम एक यहां पर न्यूक्लियोफाइल ले लें, सपोज करो OH माइनस ले लिया, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने इस लिविंग ग्रुप को वहां से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, और प्लस जो हमारा लिविंग ग्रुप था वो भी अब एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा, राइट? चलो अब बात करते हैं, यहां पर आ जाए जरा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? ऑब्वियस सी चीज है कि यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा जो रिप्लेस करेगा। जैसे बेटे हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज करो बेंजीन रिंग है, राइट? अब बेंजीन रिंग में सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, हम सिर्फ यहां वाले एक हाइड्रोजन को यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, इसका रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, राइट? जिन बच्चों को ध्यान आ गया होगा, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, राइट? तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या है? टॉल्यूइन, ठीक है बेटे, और प्लस HCl। इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो इंटरमीडिएट होता है CH3+, यानी एक कार्बोकटायन जो किस तरह बिहेव करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, राइट? तो इस तरह की जो रिएक्शन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन करा कौन रहा है, इसके बेसिस पर हमने देखा कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो टाइप का है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? अब वन बाय वन हम एक एक करके दोनों को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बेटे। देखो सब्स्टिट्यूशन और कैसा? न्यूक्लियोफिलिक, तो इसे हम एसएन रिएक्शन भी बोलेंगे। तो अगर कभी एसएन रिएक्शन भी बोल दिया जाए
तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। एसएन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इंडिकेट करते हैं उसको इस तरीके से, ठीक है बेटे। अच्छा, अब जो एसएन रिएक्शन है इसके टाइप की अगर बात करें तो यहां पर हमें 3 टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ना है। एक को हम बोलते हैं SN1, SN1, दूसरे को हम बोलते हैं SN2, SN2 रिएक्शन, तीसरे को हम बोलते हैं SNI, SNI। अगर मैं बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो SN1 SN2 मोर देन सफिशिएंट, SNI आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो फिर वहां पर जो है आपको सारे रिएक्शंस को डिटेल में देखने की जरूरत है। तो मैं एकदम बेसिक से लेके आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ 1 बाय 1 करके हम बताएंगे। अलग से हम क्वेश्चन सेशन भी इसमें डील करेंगे, आप सारे वीडियो लेक्चर्स में बने रहें, ठीक है। चलो बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन, राइट। अच्छा, ये SN1, SN तो चलो समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन? देखो, अगर इसको हम कंप्लीटली डिफाइन करें तो इस रिएक्शन को बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। चलिए, कभी कभी अगर इसे हमें बोलना हो तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction with first order kinetics, first order kinetics, ठीक है बेटे। तो ये टर्म जब भी यूज किए जाएं, आइदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन, या यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो इन सारी सिचुएशन में आप जो है SN1 के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। ये सभी एक ही चीज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बेटे। अब सबसे पहले एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस रिएक्शन को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट हो, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है बेटे। और हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ, या स्लाइटली अल्कलाइन सोल्यूशन हो, KOH का डाइल्यूट सोल्यूशन हो, उसके साथ रिएक्ट कराएं। तो यहां क्या होता है कि ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटे। नॉर्मल टेम्परेचर पर, हमें कहीं कोई हीट करने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर, रिएक्शन इजीली प्रोसीड करेगा और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोराइड आयन यहां से रिप्लेस हो गया। चलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ऊपर हमने पढ़ा, उसके बेसिस पे रिएक्शन को देखते ही हम बोलेंगे कि एक न्यूक्लियोफाइल ने क्लोराइड आयन को वहां से रिप्लेस कर दिया, तो दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
राइट। अब फिर बात करते हैं थोड़ा सा, जब मैकेनिज्म में आते हैं कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है। ठीक है, चलो सबसे पहले बेटा देखो क्या होता है कि ये जो हमारा सबस्ट्रेट है ये सबसे पहले आयोनाइज होता है, राइट। और ये प्रोसेस जो होता है ये स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस क्यों है? क्योंकि कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी है ये काफी ज्यादा होता है। नॉर्मल जब गैसियस फेज में बेटा इसको जब आप डिसोसिएट कराओगे ना, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। लेकिन जब हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो वो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। उस पर हम बात करेंगे अलग से, पहले यहां पर देखते हैं स्लो प्रोसेस में सबसे पहले ये आयोनाइजेशन होगा। ठीक है, अच्छा आपको मालूम है कि जो स्लो स्टेप होता है, जो सबसे धीरे धीरे स्टेप होगा, वही स्टेप क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करेगा, राइट। तो बेटा ये स्टेप जो है हमारा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि यहां पर जो है जब ये डिसोसिएट हुआ, आयोनाइज हुआ, तो क्लोराइड आयन यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा जो एज ए इंटरमीडिएट होता है। ठीक, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बेटे, अब इस कार्बोकैटायन पर जो है हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है OH, वो अटैक करेगा और ये फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं ये एक SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। वन क्यों है इस पर हम आएंगे, अभी बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम पॉइंट वाइज समराइज करने की कोशिश करें, ठीक है, तो वो क्या होगा, वन बाय वन बेटा हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटे कि इट इज टू स्टेप प्रोसेस, टू स्टेप प्रोसेस। आप साथ में पूरे का क्लास नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है ना। सेकेंड वन, दिस रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जिन बच्चों ने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ी हुई है उनको यहां पर ये थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि सर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है। इसे बेटा अभी हम आगे डील करेंगे, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड, मैंने बताया कि यहां जो इंटरमीडिएट बन रहा है बेटा ये क्या है, कार्बोकैटायन। यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है एज ए इंटरमीडिएट। ठीक, तो थर्ड स्टेप हम बोलेंगे कि जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, कार्बोकैटायन है। ठीक है, अच्छा बेटे ये सारे लोग जानते हो कि जो कार्बोकैटायन होते हैं ना, कार्बोकैटायन जो टर्सरी है, जैसे ये ज़्यादा स्टेबल होता है, अगर प्राइमरी होता तो कम स्टेबल होता, सेकेंडरी होता उससे ज़्यादा होता, टर्सरी सबसे ज़्यादा होता, इस तरीके से इसमें स्टेबिलिटी की एक फैक्टर यहाँ पर आता है। तो अगर कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो SN1 रिएक्शन का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है।
रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ठीक है बेटे, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात कर लें। जो इंटरमीडिएट हमारा बन रहा है ना, ये इंटरमीडिएट जो है कार्बोकैटायन है बेटा, और इसमें ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप सभी लोगों को मालूम है कि जो कार्बोकैटायन होता है उसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। ठीक, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑब्वियस सी चीज है कि ये हमारा जो कार्बोकैटायन होगा ये ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैटायन होगा। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकैटायन हो गया। तो अगर इसको मैं वेज डॉस स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि ये एक वेज पोजीशन पर ये मिथाइल ग्रुप आ गया, तो हमारा ये वाला मिथाइल ग्रुप कहाँ चला जाएगा बेटा, डॉस पोजीशन पर प्लेन के नीचे, राइट। ये एक प्लेनर इंटरमीडिएट हो गया। अब ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है इस पर अटैक करेगा, तो इसके अटैक करने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट दोनों साइड से क्या होगी, इक्वल होगी। इसलिए अगर मान लो कि हमारा जो सबस्ट्रेट है, हालांकि ये कायरल नहीं है, लेकिन अगर सबस्ट्रेट कायरल होता, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते, तो फिर वहां पर डी और एल फॉर्म का कॉन्सेप्ट आता, राइट। तो अगर ये अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करता, एक साइड से अटैक पे वो रिटेन करेगा, अगर बैक साइड से अटैक हो जाएगा तो इन्वर्जन हो जाएगा। तो यहां पर चूंकि पॉसिबिलिटी दोनों साइड से अटैक की सेम है, इसलिए यहां पर रेसिमाइजेशन की पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर, तो हम यहां पर बोलेंगे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। अच्छा, अब ये बेटा जो है हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ताकि अगर हमें कहीं पर थ्योरेटिकल फॉर्म में चीज़ों को लिखना है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे लिख सकें। अभी जब मैकेनिज्म को हम इसके डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर जो है हम रेसिमाइजेशन क्यों हो रहा है, रीअरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, इंटरमीडिएट यहाँ क्या है, कार्बोकैटायन। अच्छा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ऑब्वियस सी चीज है कि जैसे मैंने कहा कि अगर गैसियस फेज में इस मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करना हो तो दैट विल रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। वो अप्रोक्सीमेटली जो है 630, मैं अलग से यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, फॉर द सेम सबस्ट्रेट इन गैसियस फेज, गैसियस फेज में ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इट्स आयोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 630 किलो जूल पर मोल। ठीक, किस लिए बेटा, CCl बॉन्ड के ब्रेक होने के लिए, आयोनाइजेशन के लिए। लेकिन अगर यही जो CCl बॉन्ड है इसके डिसोसिएशन की बात कर लें, मैं इसी सबस्ट्रेट की बात कर रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, मतलब क्लोराइड जो है यहाँ पर, इसकी क्लोराइड के केस में बेटा थोड़ा सा जो बॉन्ड एनर्जी है वो और बढ़ जाएगा। हम एग्जांपल जो एग्जैक्ट जो ये डाटा है ये ब्रोमाइड से रिलेटेड है, तो हम इसको ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, ताकि जो इसका डाटा है वो जो है एग्जैक्ट वैलिड हो, राइट। ठीक है, ब्रोमाइड आयन, यहां पर भी क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड आयन, सो दैट प्रैक्टिकल डाटा इससे मैच करें। तो यहां पर जो ब्रोमाइड है, कार्बन ब्रोमाइड का बॉन्ड, ब्रोमीन का बॉन्ड है, इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए 630 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत है। अगर क्लोरीन होगा तो उससे भी बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर इसी कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को एक्वस मीडियम में डिसोसिएट करना होता है तो ये अप्रोक्सीमेटली
3 किलो जूल पर मोल के आसपास आ जाता है। ठीक है बेटे, तो आप देख रहे हो कि यहां से यहां सिर्फ हमने जो है सॉल्वेंट को पोलर लिया, तो ये जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या हो गया बेटा, बहुत ही फेवरेबल हो गया। जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो बहुत कम हो गई, राइट। तो जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट हम यहाँ यूज करेंगे, ये स्टेप उतना ही फेवरेबल होगा। और कार्बोकैटायन का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट विल फॉलो द SN1 मैकेनिज्म, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में है उसमें एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 मैकेनिज्म। ठीक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेंगे। क्लियर बेटे? चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा हमने जब यहां पे बात की थी बेटा ने कि फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। सबसे पहली चीज देखो कि यहां पर हमने बोला ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक। तो एक बार अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो इस स्टेप के बेसिस पर दिस प्लस दिस, अब इसमें ये डिसोसिएशन हुआ, ठीक है। तो जब आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करते हो तो वहां पर आप रेट तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, मैं यहां पर एल्काइल हैलाइड ऐसे ले रहा हूं, राइट, और इनटू OH माइनस। अच्छा, हमें नहीं पता बेटा कि ये एल्काइल हैलाइड और OH माइनस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो हम यहां मान लेते हैं कि चलो ठीक है, ये इसके पावर A कर लिया और इसके पावर B कर लिया, ठीक। अब देखो होता क्या है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू टाइम्स, ठीक। तो जो रेट है बेटा, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, राइट। एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स किया तो रेट 2 टाइम्स हो गया। इसका मतलब कि जो है हमारा जो पावर A है वो A इज इक्वल टू कितना है, A इज इक्वल टू 1, यानी जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के 1 पावर पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो बेस का कॉन्सेंट्रेशन है, ये बेस का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स अगर हम करते हैं तो ऑलमोस्ट जो हमारा रेट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट मीन्स कि जो हमारा रेट है वो बेस या जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल रेट हम क्या लिखेंगे, तो हम ओवरऑल रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू द पावर 1। That's why this reaction is called first, or this reaction follow the first order kinetics, right? इसलिए बोला जाता है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, बिकॉज rate of reaction depends only on concentration of alkyl halide, not on the concentration of न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटा, रिएक्शन का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है।
क्लियर? तो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ये जो हमारे पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समराइज करने के लिए, उस पर एक शॉर्ट नोट्स के लिए जो है सफिशिएंट है। क्लियर? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो SN1 रिएक्शन है, दैट मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इट इज टू स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट में स्लो प्रोसेस में आयोनाइजेशन होता है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है क्योंकि इसका रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जो OH आयन है यानी जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसके कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इसलिए इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों से पॉसिबल है। इसलिए अगर हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कायरल है तो यहां पर जो है D और L दोनों फॉर्म के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होती है। दैट मीन्स हमको यहां पर जो मिलेगा वो एक रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है। दैट्स व्हाई वी से दैट हियर रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है तो वो अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रीअरेंजमेंट शो कर सकता है। सो SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा और कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन को जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो फेवर करेंगे। दैट्स व्हाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर द SN1 रिएक्शन। राइट? ये बेटा SN1 रिएक्शन के ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और उनका एक ओवर व्यू हुआ। अब इनकी जो है मैकेनिज्म और इनके जो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जैसे रेसिमाइजेशन का है, रीअरेंजमेंट का है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से रिलेटेड चीजें हैं जो है, इनको हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके बेटे।